नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अरविंद पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 15 मिनट शो। इस शो में हम लोग डेली बेसिस पर इंडियन इकोनॉमी के कुछ बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो आपके आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी प्राथमिक क्षेत्र उधार। और इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी करने वाले हैं। क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर, क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, है ना, इस लेंडिंग की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। बिना देर के करेंगे सेशन की शुरुआत करने के पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप क्लास 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 4.1 का आगाज हो चुका है, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली संस्था के साथ आप जुड़ सकते हैं, द ऑफिसर एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं और मात्र 999 में आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं, इस बैच को उपलब्ध करा सकते हैं अपने लिए, जिसमें आपको 2 बैच फ्री मिलेगा। यानी आपको जो है आपकी क्लासेस, पेड क्लासेस में आपको कंप्लीट थियरी क्लास तो कराया ही जाता है, प्लस इसके अलावा कवर बैच, जिसको आप प्रैक्टिस बैच भी कह सकते हैं, आपको कंप्लीट 5000 प्लस प्रश्नों का संग्रह मिलेगा, डिटेल डिस्कशन मिलेगा, सभी अलग अलग अध्यापकों के माध्यम से अलग अलग जो है विषयों की बातचीत की जाएगी और ये पूरी तरीके से आपके साथ पेड बैच में जो है आपको ये सुविधा मिलने वाली है। इसके अलावा एनसीईआरटी माइंड मैप भी आपको इस बैच के साथ मिलेगा। और अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विजयी बैच लॉन्च हो चुका है। 1 to 5 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेम 999 में आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इस बैच का आप जो है लाभ उठा सकते हैं और अपने शिक्षक बनने का सपना आप साकार कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक में चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, किन किन महत्वपूर्ण बातों पर, किन महत्वपूर्ण जो है मुद्दों पर आज बातचीत करनी है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। फिर हम लोग जानेंगे प्रायोरिटी सेक्टर्स की परिभाषा क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर क्या है ना। प्रायोरिटी सेक्टर के बाद जानेंगे इसके टारगेट्स क्या क्या होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत किन मुख्य बिंदुओं को या किन मुख्य क्षेत्रों को इसके अंतर्गत जो है लक्ष्य के तौर पर देखा जाता है। और फिर हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, PSLC क्या होता है। तो ये कंप्लीट पूरी जानकारी हो जाएगी। यहाँ से आपके एग्जाम में MCQ जो है बहुत बार प्रश्न के तौर पर आपको देखे गए हैं। तो बिना देर के शुरू करेंगे सेशन। क्या है प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिकी क्षेत्र। जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र यानी एक ऐसे सेक्टर्स की बात की जा रही है जहां पर सरकार कुछ प्रायोरिटी की बात कर रही है। प्रायोरिटी मतलब उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो हम कुछ ऐसे क्षेत्रों की यहाँ पर बात करते हैं जिन क्षेत्रों को सरकार और देश का केंद्रीय बैंक देश की आधारभूत जरूरतों के लिए, देश की आर्थिक समृद्धि को बेहतर करने के लिए आवश्यक हैं। यानी वो ऐसे सभी क्षेत्र जो देश के आधारभूत जो है डेवलपमेंट के लिए, यानी कि बेसिक जो आपका कह सकते हैं इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है उसके लिए कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत जरूरी हैं और वो खास करके पिछड़े हैं। लेकिन उन संस्थाओं में आज भी जो है जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है यानी जो संस्थागत साख है उसकी उपलब्धता कम है। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों को आज भी बैंक कर्ज देने से हिचकते हैं, उन क्षेत्रों में जोखिम की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। हालांकि वो सभी क्षेत्र अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि के लिए बेहद जरूरी हैं, बेहद खास हैं। तो ऐसे उन सभी क्षेत्रों के लिए जो वास्तव में जिन्हें संस्थागत ऋण की आवश्यकता है, संस्थागत ऋण का तात्पर्य होगा जिनको बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के माध्यम से जिनको ऋण दिया जा सकता है, उनके फंक्शन का विस्तार किया जा सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों को जो है दरअसल टारगेट बना करके, यानी कि बैंकों के कुल दिए जाने वाले ऋण का एक निश्चित हिस्सा केवल उन क्षेत्रों को दिया जाए जिन क्षेत्रों को वास्तव में जरूरत है, या जिस क्षेत्रों के विकास के बाद या जिन क्षेत्रों की आर्थिक समृद्धि के बाद जो है देश की आर्थिक समृद्धि की जो दिशा होगी वो भी बदल सकती है, उसमें भी सकारात्मकता आ सकती है। क्लियर बात। तो हम ऐसे क्षेत्रों को ही दरअसल क्या कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं। और इन सेक्टर्स में यानी इन क्षेत्रों में अगर बैंक कर्ज दे रहे हैं तो इसे हम प्रायोरिटी सेक्टर ऋण या प्राथमिक क्षेत्र उधार के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एक बार देखते हैं क्या है प्रायोरिटी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र अर्थ उन क्षेत्रों से कहा जाता है जिनको भारत सरकार या देश का केंद्रीय बैंक देश की बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी ये वो सेक्टर्स हैं जो काफी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी हैं। और ये अन्य क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों को क्या दी जानी चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इन क्षेत्रों को समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिल पाता है और इसलिए ये क्षेत्र पिछड़े तौर पर समझे जाते हैं या इन क्षेत्रों में पिछड़ापन आप देख सकते हैं। ऐसे में केंद्रीय बैंक द्वारा ऐसे क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को अपने कुल उधारियों का, बैंक एक वर्ष में जितना पैसा ऋण के रूप में बांटना चाहते हैं
उसका एक निश्चित भाग इन क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से वितरित करने का आदेश दिया जाता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तौर पर जानते हैं। अब आइए जानने का प्रयास करेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर हम कौन कौन से क्षेत्रों को कहते हैं। ऐसे कौन से वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों को बैंक को प्रायोरिटी देंगे जब उन्हें ऋण बांटना होगा। यानी अगर कोई बैंक 100 रुपए का कर्ज देना चाहता है, 100 रुपए का ऋण देना चाहता है, तो 100 रुपए में एक निश्चित हिस्सा मान लेते हैं थोड़े समय के लिए, 100 रुपए में 40% यानी 40 रुपए का जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह इन विभिन्न क्षेत्रों में करना अनिवार्य होगा। और अगर बैंक ऐसा करने से चूक जाते हैं तो इसके लिए भी जो है केंद्रीय बैंक ने अलग अलग प्रावधान रखे हैं। तो प्राथमिकता वाले निम्न में से कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, यानी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। ऐसे वे सभी क्षेत्र जो कृषि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम जो है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर रखते हैं। अब अगर हम इसी की बात कर लें तो हम कह सकते हैं कृषि क्षेत्रों में आज भी संस्थागत ऋण का अभाव है और कृषि क्षेत्रों में वास्तव में जितना क्रेडिट का एक्सपेंशन या जितना उधार मिलना चाहिए उतना वास्तव में नहीं मिल पाता है। तो इन क्षेत्रों को या इस क्षेत्र को मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। और जब बैंक अपने कुल ऋण को, वार्षिक ऋण को, यानी एक वर्ष में उन्हें जितना ऋण देना होता है, जब वह ऋण देते हैं तो इसका एक निश्चित हिस्सा, लगभग वो 18% है इस 40% में, वह सिर्फ और सिर्फ बैंकों को किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना होता है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में हमें इन्वेस्ट करना होता है। आई थिंक ये बात आप समझ पा रहे होंगे। वहीं पर जो दूसरा क्षेत्र है वो बुनियादी निर्माण, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट है, उसको भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। बात करें एजुकेशन, बात करें तो एजुकेशन भी हमारी इकोनॉमी के लिए कह सकते हैं काफी जरूरी है। हमारे इकोनॉमी के बेस बिल्डिंग के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। तो यह जो है प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत कंसीडर किया जाना चाहिए। यानी बैंकों को कंपल्सरी तौर पर एक निश्चित जो है कुल ऋण का एक निश्चित हिस्सा इस क्षेत्र में उधार के तौर पर देना चाहिए, ताकि शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके, है ना। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जो लिटरेसी रेट है, उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट है, इस एक्सपोर्ट को भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत कंसीडर किया जा रहा है। टोटल 4 हो चुके हैं। 5वें की बात करें तो समाज का जो कमजोर वर्ग है, ऐसा जो है समाज जिसमें एक ऐसे वर्ग की हम कल्पना करते हैं जो वास्तव में आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो ऐसे वर्गों को भी जो है वास्तव में प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को दिया जाने वाला वित्तीय ऋण, ऐसे ऋण जो वास्तव में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिए जा रहे हैं, जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को दिए जा रहे हैं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिए जा रहे हैं, ये दरअसल भी प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। लघु उद्योग इकाइयों को जो दिया जाने वाला ऋण होता है, या जो जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं, इन्हें भी प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा कम मूल्य का जो गृह निर्माण होता है, अगर आप होम लोन ले रहे हैं और आप 5 लाख से नीचे का अगर ये ऋण ले रहे हैं, तो ये दरअसल जो है प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। पहले तो हम बात करें तो कुल मिला के 8 जो है इस लिस्ट में 8 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम इसमें कुछ और जो है सेक्टर्स को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। जैसे हम बात करें सामाजिक बुनियादी निर्माण, जैसे महाविद्यालय या विद्यालय या अस्पताल आदि के निर्माण के लिए बैंकों को कर्ज देना अनिवार्य होगा। उनके कर्ज के एक हिस्से के तौर पर उनको जो है इसे प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इसके प्रमोशन के लिए भी बैंकों को ऋण देना अनिवार्य होगा। ये प्रायोरिटी सेक्टर यानी प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयां, यानी जो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनको ऋण देना प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। वहीं पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो ओडी की फैसिलिटीज थी, यानी कि जो ओवर ड्राफ्ट की फैसिलिटी है, यह फैसिलिटी वास्तव में जो है यह प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत ही क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। इसे प्राथमिक क्षेत्र उधार के अंतर्गत ही इसे क्या किया जाना है, कंसीडर किया जाना है। तो ये वो कुछ क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों को वास्तव में हम प्राथमिक क्षेत्र, प्रायोरिटी सेक्टर मानते हैं, और इन्हीं प्रायोरिटी सेक्टर्स में जो है बैंकों को अपने कुल ऋण का एक निश्चित हिस्सा इन्वेस्ट करना होता है। अब हमें जानना है कि जो बैंक हैं वो वास्तव में जो है अपने ऋण का कितना हिस्सा वह ऋण के रूप में प्रोवाइड करते हैं। तो हम इसको मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले भाग की बात करेंगे तो हम लगभग भारत में उन बैंकों की बात कर रहे हैं जो भारत में 20 या अधिक शाखाओं वाले घरेलू वाणिज्यिक बैंक, यानी भारत के वे सभी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक की हम बात कर रहे हैं जिनकी शाखाएं 20 हैं, यानी 20 हैं या उससे अधिक हैं।
इसके अलावा शहरी सहकारी बैंक जिनकी शाखाएं 20 या उससे अधिक हैं, या विदेशी बैंक जिनकी शाखाएं 20 या उससे अधिक हैं। इस केस में बैंक को क्या करना होगा, बैंक को जो है अपने टोटल, अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का, यानी एक वर्ष में उसे जितना ऋण देना है उस ऋण का 40% जो है वो प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देना होगा। यानी कि 40% जो है वह क्या होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्या होगा, टारगेट होगा। यानी कोई बैंक एक वर्ष में अगर 100% उधार देना चाह रहा है तो 100% में जो 18% होगा, सॉरी 40% जो होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए होगा, यानी प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए होगा। अब हम बात करेंगे इस प्रायोरिटी सेक्टर्स में, यानी कि 40% में 40% में बैंक जो है 18% जो है वह देगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, कृषि क्षेत्र को देगा। इसके अलावा हम 18% के अलावा हम बात करें तो बैंक 7.5% जो है वह देगा एमएसएमई को देगा, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को देगा। वहीं पर बात करें तो बैंक 12% तक का जो क्रेडिट है वह दरअसल बैंक वीकर सेक्शन को देगा। वीकर सेक्शन का मतलब जो है ऐसे वर्ग जो वास्तव में आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तो हम काउंट कर सकते हैं 18 और आपका हो जाएगा यहाँ पर 20, 30, 37.5%। अब यहाँ पर जो रेस्ट अमाउंट होगा, यानी कि जो भी आपका 2.5% के आसपास का जो अमाउंट है, रेस्ट जो आपका परसेंटेज है वह जाएगा आपका अदर सेक्टर में। कौन से में जाएगा, अदर सेक्टर में। तो अदर सेक्टर कौन कौन से हैं ये हम लोग ने देख लिया था। कितने सेक्टर्स हैं हम लोग के पास, तो 8 सेक्टर्स तो यहाँ पर हैं और ये 4 सेक्टर यहाँ पर है। तो टोटल 12 जो है क्षेत्र की बात की जाती है। तो इन 12 क्षेत्रों में उधार कैसे दिया जाना है, तो अगर कोई भी भारत में कोई बैंक है उसकी शाखाएं 20 से अधिक हैं, और चाहे वो विदेशी बैंक हो गया, चाहे सहकारी बैंक हो गया, चाहे भारत के घरेलू वाणिज्यिक बैंक है, तो उनको अपने कुल एक वर्ष में जितना ऋण देना है, मान लीजिए उन्हें 100 रुपए एक वर्ष में ऋण के रूप में देना है, तो 100 रुपए में से 40 रुपए का ऋण जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में देना है, यानी कि उन क्षेत्रों में देना है जिनको केंद्र सरकार और आरबीआई देश की आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी बताते हैं। तो उस 40% में से याद रखिएगा 40% में 18% फॉर द एग्रीकल्चर, 7.5% फॉर द एमएसएमई सेक्टर्स एंड 12% फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए दिया जाना है। क्लियर बात। इसी प्रकार से यह बंटवारा आगे भी जारी रहेगा। अब अगर कोई भी ऐसी विदेशी बैंक जिनकी शाखाएं 20 से कम है और भारत में काम कर रही हैं, 20 से कम विदेशी शाखाओं वाले बैंकों के लिए भी जो प्रायोरिटी सेक्टर यानी जो पीएसएल का टारगेट होगा, यानी कि जो पीएसएल का टारगेट होगा वो 40% ही होगा। 40% ही क्या होगा, इनका भी टारगेट होगा। लेकिन इनके बारे में बात यह है कि ये इस 40% में से 32% तक का जो है जो इनका टारगेट होगा, 32% तक का जो टारगेट होगा, यह सीधा सीधा एक्सपोर्ट सेक्टर में दे सकते हैं, यानी ये निर्यात क्षेत्र के लिए। यानी ऐसे एक्सपोर्ट हाउसेस, ऐसे घराने जो वास्तव में निर्यात क्षेत्र में एंगेज्ड हैं, उन जो है एक्सपोर्ट हाउसेस को यह ऋण के रूप में जो है यह पैसा दे सकते हैं। और बाकी जो 8% होगा, इस 8% में जो है अदर्स को देखा जाएगा। इन इसी 8% में वो चाहे एग्रीकल्चर को देख लें, चाहे वो व्हीकल सेक्शन को देख लें, है ना, चाहे वह हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उधार दे दें, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए दे दें, चाहे वह, है ना, अन्य जितने भी सेक्टर्स होंगे वो 8% के अंदर आएंगे। और बाकी 32% तक एक्सपोर्ट के लिए केवल उधार देंगे अगर ऐसे वो बैंक हैं जो लगभग 20 से कम शाखाओं वाले हैं और भारत में काम कर रहे हैं। क्लियर बात यहाँ पर। आई थिंक यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले जो है सेगमेंट की तरफ। बात करेंगे हम लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि ये रीजनल रूरल बैंक्स हैं, तो ये मुख्य रूप से तो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हैं। इनको तो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों को ही प्रमोट करने के लिए या उनके उन सेक्टर्स के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए काम ही करना होता है। तो इनका जो टोटल टारगेट है वो है 75% है। अभी 75% में 18% का टारगेट जो होता है इनका एग्रीकल्चर का होता है। 75% देंगे ऑफ देयर, इसको ANBC कहते हैं, जो टोटल कुल ऋण, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि अगर या 100% ऋण दे रहे हैं तो उसका 75% या किसको देंगे, 75% देंगे, ऐसा कर लेते हैं। 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है इनका। इस 75% में अगर हम बात करें तो 18% जो है या एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए देंगे, 18% ये जो है कृषि क्षेत्र के लिए देंगे। वहीं पर अगर हम बात करें तो 7.5% जो है ये MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए देंगे। क्लियर बात यहाँ तक।
सारी बातें सबको क्लियर होती जा रही है यहाँ पर? मुझे लगता है सारी बातें क्लियर होंगी, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 15% जो होगा ये आपका, 15% जो होगा ये आपका वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये जो है जो समाज के कमजोर वर्ग होंगे, है ना, उन कमजोर वर्गों को ऋण के रूप में दिया जा सकता है। एंड इसके अलावा अदर्स जो है, यानी इसके अलावा जितना भी परसेंटेज होगा वो अदर सेक्टर्स में क्या किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें जो है वहीं पर अगर हम बात करें लघु वित्त बैंक की बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 75% टारगेट होगा इनका। थोड़ा सा आंकड़ों वाला ये चैप्टर है, 75% का इनका टारगेट होगा और इसमें सब कुछ एज इट इज है। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक की जब हम बात करते हैं तो वीकर सेक्शन के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, 12% का हो जाएगा, यानी 12% का यह कंट्रीब्यूशन वह देखने को मिलेगा। क्लियर बात? तो ये हो गया पीएसएल का टारगेट, जो अलग अलग बैंकों को, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो बैंक्स हैं उनको अपने टोटल उधार का, यानी एक वर्ष में जितना उधार देना चाहते हैं उसका 40% वह इन विभिन्न क्षेत्रों में उनको देना कंपलसरी होता है। अगर ये जो है नहीं पूरा कर पाते हैं, अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए जो है पीएसएल लक्ष्य प्राप्त न कर पाने पर आरबीआई इनके ऊपर जुर्माना लगाता है। भारतीय बैंकों को जो है ये जुर्माना रेडएफ में जमा करना होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत। जो भी टारगेट ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं उसे जुर्माने के तौर पर जमा करना होता है। और जो रेडएफ है यह दरअसल नाबार्ड के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। नाबार्ड के अंतर्गत एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है, जिसके अंतर्गत वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो निधि है, जो पैसे हैं, वो उसको इसी फंड में रखा जाता है। वहीं पर अगर कोई बैंक विदेशी बैंक है और वह जो है अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है, तो जो भी शॉर्टफॉल अमाउंट होगा वह सिडबी के अंतर्गत एक फंड होगा, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, आईडीएफ कहते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड कहते हैं। तो आईडीएफ के अंतर्गत जो है वो क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। तो ये पीएसएल के अंतर्गत यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लक्ष्य अगर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो पूरा न हो पाने पर क्या आरबीआई जुर्माना लगाते हैं, इसके बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, है ना, पीएसएलसी क्या होते हैं, पीएसएलसी क्या होते हैं। क्लियर बात? तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स का सीधा मतलब ये होगा कि यह दरअसल उन बैंकों को प्रमोट करता है जो अपने लक्ष्य से अधिक उधार देते हैं। क्लियर बात? और यह उन बैंकों को बचाता है जो वास्तव में अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हीं के बीच का ये समायोजन है। आइए देखते हैं क्या है ये। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट को भारत में रघुराम राजन, है ना, समिति के सुझाव पर इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, और एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। तो रघुराम राजन की रिकमेंडेशन पर ही जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका उद्देश्य उन बैंकों को प्रोत्साहित करने का था जो प्राथमिक वाले क्षेत्रों में तय किए जाने वाले लक्ष्य से ज्यादा लोन दे देते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में तय किया गया 40%, और इन्होंने जो है जो लोन के रूप में जो है धनराशि जो बांटी है, दैट इज 45%। क्लियर बात? तो इसके अंतर्गत एक बैंक इतने मूल्य का सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, यानी कि कोई बैंक जिसका टारगेट 40% है और वो 45% तक उसने क्रेडिट दिया है, तो जो 5% अधिक दिया है, इस 5% का वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट जारी करेगा। क्या जारी करेगा? वो 5% का सर्टिफिकेट जारी करेगा। क्लियर बात? अभी 5% का सर्टिफिकेट जारी करेगा तो खरीदेगा कौन? अब खरीदने वाला कौन होगा? जितना उसने लक्ष्य से अधिक ऋण दे रखा है उतने का वो सर्टिफिकेट जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र जारीकर्ता बैंक आरबीआई द्वारा तैयार किए गए प्लेटफॉर्म ई कुबेर सॉफ्टवेयर पर अन्य बैंकों को बेच सकता है। वह बैंक जो इसकी खरीद या अन्य बैंकों को बेच सकता है, और ये इसकी खरीद जो है ऑनलाइन होती है। अब ये अन्य बैंक कौन होंगे, कौन इसको खरीदेगा? तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट को वे बैंक खरीदते हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बैंक ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो टारगेट है वो 40% का है, और इन्होंने क्या किया है, मात्र 35% तक ही जो है ये बाजार में इन्वेस्टमेंट कर पाए हैं, बाजार में लेंड कर पाए हैं, बाजार में उधार दे पाए हैं। तो अब इनको क्या करना होगा, इनको जुर्माने से बचने के लिए 5%, चूंकि इन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया है, तो 5% का इनको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये ऐसे बैंकों की तलाश में होंगे जो बैंक वास्तव में ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं। अगर ये सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं उनके, तो आरबीआई उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाएगा। तो लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रह गया क्योंकि इस प्रमाण पत्र को खरीद लेते हैं तो आरबीआई उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाती है। जारीकर्ता बैंक जो होगा, जारीकर्ता बैंक इन प्रमाण पत्रों को अपने वास्तविक मूल्य से ऊपर के मूल्य पर बेचता है, अतः उन्हें लाभ होता है। पीएसएलसी की मान्यता जो है वो कितने वर्ष की होती है, 1 वर्ष की होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा। क्लियर बात?
तो ये रहा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। मुझे लगता है ये पूरी बात आपको बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट शब्दों में आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। हम लोगों ने आज सीखने का प्रयास किया प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स में लेंडिंग की आवश्यकता क्यों है, प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग के टारगेट कौन कौन से हैं, टारगेट क्या क्या है, किन बैंकों को कितना % जो है इस क्षेत्र में उधार देना होता है, उधार अगर नहीं दिया तो आरबीआई कैसे जुर्माना लगाती है, उस जुर्माने को आप कैसे भुगतान करेंगे, और जुर्माने से बचने के लिए आपको कौन सा अलग विकल्प है जिस विकल्प का प्रयोग करके आप आरबीआई के जुर्माने से बच सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।